लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना जरा क्या हो रहा है इस सम के अंदर, इंपॉर्टेंट सब। तो अगर तुम देखेगा ना लास्ट 2-3 लेक्चर में, सर आप लास्ट 2-3 लेक्चर में एक एक दो सम ही सिखाया, लेकिन आप सबको इंपॉर्टेंट ही बोल रहे हो। तुमको इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है ना, वो तुमको पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा। चलो रीड करते हैं, जरा ध्यान से आप प्लीज, फुल फोकस। Anita, Sunita, Kavita were partner in a business, sharing profit and losses in the ratio 2:2:1 respectively. Anita 2, Sunita 2, Kavita 1. Their balance sheet as on 31st March 2019 is as under. And last में यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन क्या बोला है, on 1st July Kavita died. Okay, Kavita died on 1st of July. So if she is dying on 1st of July, कितना महीना उसने काम किया, अप्रैल मई जून, 3 months। 3 months उसने काम किया। जुलाई हम नहीं काउंट करेंगे बिकॉज जुलाई 1st को वो मर गई। अगर लास्ट डे पे मरती तो हम लोग वो भी काउंट कर लेते। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, वेरी ओके। तो ये तो सिंपल सम है सर, जिसमें हमको सब कुछ बनाना है, बट ये उतना सिंपल नहीं है जितना तुमको लग रहा है। ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट लेट्स रीड। देखो क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 1। मैं एकदम आराम से पढ़ाऊंगा एंड मैं चाहता है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट है ना इसको ध्यान से सुने। ऑन 1st जुलाई ये तो हो गया। ऑल डेटर्स वर कंसिडर्ड एज गुड। ठीक है, तो ये हमको मालूम है, व्हेनेवर दे से डेटर आर कंसिडर्ड गुड, इसका मतलब आरडीडी इज 0। इफ आरडीडी इज 0, इसका मतलब ये 800 का लॉस जो मुझे लग रहा था कि मेरा ये लॉस होगा वो अब नहीं होगा, तो इट इज प्रॉफिट फॉर मी। ठीक है, सिंपल, ये हमने पहले भी किया है, तो इट इज नथिंग न्यू। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। A contingent liability for a compensation of 9,000 was provided। बोलते एक liability आया नया जिसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा नहीं था, तो इसका मतलब ये है क्या, it will be known as unrecorded liability। तो whenever there is an unrecorded liability you have to record it। अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो सर हम कहाँ कहाँ लिखेंगे, वेरी सिंपल, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है ना, तो पहले तो लायबिलिटी में लिखो। अगर आप एक नया लायबिलिटी लिख रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग। तो इफ माय लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग इट इज लॉस फॉर मी, तो मैं इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखूंगा। क्या ये सबको समझ में आया? थम्स अप। समझ में आया तो थम्स अप। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज अ लॉस फॉर मी। सिमिलरली अगर सपोज ये क्वेश्चन ऐसा होता कि एक लैपटॉप था जिसका मैंने ना एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मुझे अचानक एक लैपटॉप दिखाई दिया जिसका मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं किया, 40,000 का, तो ये क्या होगा, दिस विल बी नोन एज अनरिकॉर्डेड असेट। तो अनरिकॉर्डेड असेट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, असेट साइड में लिखेंगे। ठीक है, एंड दूसरा मेरा असेट का वैल्यू बढ़ रहा है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में या रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। ये डिस्कशन है ना हमारा एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी हुआ था, ये नया नहीं है, ये हम लोग ने किया है ऑलरेडी। अभी आते हैं आगे। अभी देखो यहाँ से शुरू होएगा तुम्हारा सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड आउट इन मार्केट एट 10% प्रॉफिट। ओके, तो बोलते हैं ये जो इन्वेस्टमेंट है मेरा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय इन्वेस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ माय इन्वेस्टमेंट इज 30,000 रुपीज। बोलते हैं इसमें मैंने 10% प्रॉफिट में बेचा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि उसने 30,000 का इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा है? जरा मेरे को डालो कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में जरा डालो वैल्यू, क्या लगता है तुमको ये जो इन्वेस्टमेंट है ये उसने कितने में बेचा है? बताओ, चलो सब लोग फटाफट। वेरी सिंपल सर, 30,000 का इन्वेस्टमेंट उसने 33,000 में बेचा है। तो 33,000 में बेचा है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा 3,000 का प्रॉफिट हुआ। यस और नो? बोलो हाँ। हाँ तो थम्स अप। हाँ सर राइट, 3,000 का प्रॉफिट हुआ। तो 30,000 का इन्वेस्टमेंट वो 33 में बेच रहा है, तो मेरा 3,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ तो मैं उसको कहाँ लिखूंगा, मैं उसको लिखूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, 3,000 प्रॉफिट। लेकिन मेरे को 33,000 पैसा भी तो आया ना। देखो इधर है ना, इधर दिमाग नहीं लगाते लोग, बहुत इजी है। अभी मैं इन्वेस्टमेंट अगर बेच रहा हूँ तो इन्वेस्टमेंट जा रहा है, बट मेरे पास कैश कम्स इन, कैश, या मैं बोल सकता हूँ मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीजेस। तो यहाँ का दो इफेक्ट विल बी
क्या दो इफेक्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट का, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट उसने बेचा वो 33,000 में बेचा। 33,000 में उसने बेचा का मतलब क्या हो गया कि 3,000 का तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। तो ये जो 3,000 रुपीज का जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो तुम लोग लिखेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। एंड जो 33,000 रुपीज मुझे मिला, ये जो 33,000 रुपीज मुझे मिला है ये मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट में। बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। आई होप ये सबको समझ में आया। बैंक से पैसा जाता रहेगा तो हम उसको क्रेडिट में लिखते हैं, बैंक में पैसा आता रहेगा तो हम उसको डेबिट में लिखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, 10% प्रॉफिट पे बेच रहा हूं मैं, प्रॉफिट हुआ, ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में क्यों लिखेंगे हम, बिकॉज ये मेरा प्रॉफिट है सर। अगर लॉस होता तो हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख देते। एंड ये पैसा मेरे पास आया, मतलब देखो मेरा बैंक बैलेंस विल इंक्रीज बाय ₹33,000। तो ये जो मेरा 8,200 है इसमें हम प्लस करेंगे 33,000। ये एडजस्टमेंट क्या सबको समझ में आया? मैं इंतजार कर रहा हूँ, मेरे को कोई घाई नहीं है, हम लोग एकदम आराम से समझेंगे। मैं चाहूँ तो 10 बार रिपीट कर सकता हूँ। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। मैंने क्या बोला कि सर ये जो इन्वेस्टमेंट है ये उसने बेचा 10% प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट हुआ 3,000 का। तो प्रॉफिट हुआ तो हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में, बिकॉज इट इज प्रॉफिट फॉर मी। लेकिन सर आपने बेचा तो आपको कैश भी तो आ रहा है, मतलब यहाँ पर कैश दिया नहीं, यहाँ पर बैंक लिखा है, तो बैंक बैलेंस विल इंक्रीज by ₹33,000 because that is the amount that you are receiving। एंड उसके बाद जो हमारा नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें ये इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? बिकॉज सर हमने ये इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो अगर इसका एक ऐसे तुम्हारे समझने के लिए एक एग्जांपल, इसका अगर मैं जर्नल एंट्री मारता हूँ, जर्नल एंट्री, तो मेरा जर्नल एंट्री क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट गोज आउट। कितने का इन्वेस्टमेंट गोज आउट? 30,000 का इन्वेस्टमेंट गोज आउट। लेकिन मेरे को कैश कितना मिल रहा है, मतलब मेरा कैश और बैंक मेरे पास कितना आ रहा है, 33,000 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 3,000 रुपया क्या हो गया, दिस 3,000 इज माई प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये है उसका इफेक्ट। देखो कैश बैलेंस बढ़ गया तो कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखो, इन्वेस्टमेंट गया तो तुम्हारा नया बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगा। यानी जो भी प्रॉफिट है ये प्रॉफिट जाएगा तुम्हारा रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। आई होप मैंने एम्पल ऑफ टाइम इसको दे दिया एंड आई होप मेरे स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गया। सबको समझा ना? एकदम क्लियर रहना चाहिए तुम, ऐसा नहीं होना। और नहीं भी समझा तो तुम्हें वीडियो वापस देख सकते हो, कितने भी बार देख सकते हो। लेकिन जब भी देखोगे ना वीडियो तो एक तरीके में देखना, मतलब एक सम मैंने देखा सर, फिर मैंने उसको बिना देख के सॉल्व किया, फिर एक सम देखा मैंने, फिर बिना देख के सॉल्व किया, तो तुमको बीके में कोई बीट नहीं कर पाएगा, एकदम बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा खत्म। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहे, देखो 4th पॉइंट, अगेन रेड में मार्क कर रहा हूँ, मतलब कुछ तो नया है। बोलते हैं लोन्स वर पेड ऑफ। लोन बोले थे बैंक लोन, बोलते हैं जो बैंक लोन है 8,000 का, इसको हमने पे कर दिया। तो अगर हमने बैंक 8,000 रुपया, बैंक का जो 8,000 रुपया हमने पे कर दिया, तो इसका मतलब क्या मेरा नया बैलेंस शीट में ये बैंक लोन दिखाई देगा? यस और नो? नो है तो एन लिखना, यस है तो वाई लिखना। अगर मैंने बैंक लोन पे कर दिया तो क्या मेरा नया बैलेंस शीट में ये बैंक लोन दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा सर, पे कर दिया ना आप। तो पे कर दिया तो मतलब एक तो मेरा ये लायबिलिटी से उड़ जाएगा, एंड दूसरा इफेक्ट, पे कर दिया मतलब मेरे पास से व्हाट गोज आउट, मेरे पास से लक्ष्मी गोज आउट। अरे समझ में आ रहा है? अरे लक्ष्मी मतलब पैसा, तो मेरे पास से पैसा गया, फिर मेरा बैंक बैलेंस कम होएगा, कितने से? 8,000 से मेरा बैंक बैलेंस कम होना चाहिए। लेकिन अभी मैं इधर ही बैंक के अंदर प्लस माइनस करेगा ना तो वो गंदा दिखता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम ये सम सॉल्व करेंगे हम लोग एक बैंक अकाउंट बनाएंगे वर्किंग नोट में। ठीक है, तो लोन्स वर पेड ऑफ मतलब सर ये मेरा बैलेंस शीट से गया, एंड एट द सेम टाइम मेरा बैंक बैलेंस से भी कम होगा, क्योंकि पेड ऑफ मतलब मेरा पैसा मेरे पास से जा रहा है, तो मेरा बैंक बैलेंस इज डिक्रीजिंग। क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी सबको समझ में? ऑल माय डियर स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अभी बढ़ते आगे, ये अपना नॉर्मल एडजस्टमेंट जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं सम्स में। लैंड एंड बिल्डिंग वर डेप्रिसिएटेड एट 800 एंड फर्नीचर बाय
1100. ये सिंपल, लेस फ्रॉम फिक्स्ड असेट एंड इट इज लॉस फॉर मी, तो आई विल राइट इट ऑन डिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का डेबिट साइड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नए एडजस्टमेंट की ओर। एक और नया एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 15,000। वैल्यूड एट मतलब रेज्ड, एडमिशन वाला चैप्टर, गुडविल ऑफ द फर्म वाज रेज्ड एट 15,000। इट वाज टू बी रेज्ड इन द बुक्स। ओके, लेकिन देखो जब भी गुडविल रेज होता है तो हमारा एंट्री आता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। ये तीनों को मिलेगा, कौन कौन है, अनीता, सुनीता, कविता। गुडविल रेस का मतलब है वो बोलना चाह रहे हैं कि गुडविल का वैल्यू 15,000 तक लेके जाओ, ठीक है। लेकिन अगर हमने असेट को बहुत गौर से देखा है तो क्या हमको असेट में गुडविल दिखाई दे रहा है? क्या हमको असेट साइड में गुडविल दिखाई दे रहा है? क्या सबको गुडविल दिखाई दे रहा है? सबके बुक में प्रिंट है क्या उसका? है सर। सर ऑलरेडी 10,000 है, तो बोलते हैं 15,000 में रेस करो, तो इसका मतलब मेरे को खाली गुडविल का वैल्यू कितने से बढ़ाना है? 5,000 से बढ़ाना है। एंड जब भी मैं 5,000 से गुडविल का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये पार्टनर्स कैपिटल को मैं क्रेडिट दूंगा इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इज 2:1, मतलब ये 5,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट अगर करूंगा तो ये इसका आएगा 2,000, इसका आएगा 2,000 एंड एक कविता को आएगा 1,000 रुपया। एंड जो मेरा गुडविल का बैलेंस रहेगा बैलेंस शीट में वो हो जाएगा 15,000, बिकॉज गुडविल 10,000 था, वो बोल रहा है अभी गुडविल का वैल्यू को 15,000 पे लेके आओ। गुडविल रेस का एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स एंड दिस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। अरे क्लियर है क्या? सबको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा समय इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अगर हमारा आज के लेक्चर में एक किस्म हो गया ना तो भी आई डोंट माइंड, बट तुमको ये आना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये 7th वन, ये नॉर्मल जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। कविता was entitled to get her share in profit up to the date the profit of 1920 was estimated to be 10,000। तो ये हम कैसे करते हैं? प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कविता का शेयर दैट इज 1/5 मल्टीप्लाई बाय कविता 3 महीना उस बिजनेस में थी, तो देयर विल बी सम वैल्यू एंड दैट वैल्यू विल बी कितना? 3 1 3 4 2,500 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट गिव्स मी 12,500 रुपया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो 12,500 रुपया इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो तुम कविता को देगा। एंड इसको हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में, विच विल फॉर्म पार्ट ऑफ माय बैलेंस शीट असेट एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। ये कुछ नया नहीं है, ठीक है। फाइनल नया जो ये सब में है वो है ये, द अमाउंट ड्यू टू कविताज एग्जीक्यूटर्स वाज पेड बाय NEFT। कौन समझाएगा मेरे को इसका मतलब क्या है? मैं इंतजार कर रहा हूँ। एनीवन वुड लाइक टू ट्राई कि सर मैं बोलूँ क्या क्या करने का? चलो बोलो, कोशिश करो। चलो माइक ऑन कर दिया तुम्हारा, बोलो क्या लगता है तुमको? सर बैंक ट्रांसफर किया उसने। बराबर, बैंक लेकिन हमको मालूम कैसा पड़ेगा कि ये जो कविता है उसके एग्जीक्यूटर लोग को कितना पे करना है? मतलब मुझे ये बताओ, चलो मैं क्वेश्चन और एकदम प्रिसाइज पूछता हूँ। ये जो कविता एग्जीक्यूटर जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस निकालते हैं ना, तो उसमें कविता का एग्जीक्यूटर आता है, वो हम लोग क्या करते थे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाके लिखते थे, बराबर? अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? बराबर की नहीं? हाँ, तो क्या ये सब में वो कविता का एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट क्या वो मेरे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखेगा? हाँ या ना? नहीं सर, नहीं दिखेगा क्योंकि उसने बैंक नहीं दिखेगा। देखो ना, बोला ना वॉज पेड मतलब तुम्हारा बैंक से जा रहा है। अभी कितना जा रहा है ये हमको बाद में मालूम पड़ेगा, अभी नहीं, क्योंकि उसके लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, पूरा सम सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हमको पता चलेगा। अरे क्या तुमको पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, तो देखो ये सब है ना मस्त है। मतलब इसके लिए मैंने सोचा कि तुमको ये चैप्टर में जो भी मतलब थोड़ा भी ऐसा आड़ा तड़ा समझेगा ना, तो मैं सोचा कि मैं तुमको पूरा ही पढ़ा देता हूँ, ताकि तुमको है ना सरदर्दी ना रहे, कभी डिफिकल्टी हो ही ना एग्जाम में। तो ये अपना सम है जो हमको अभी सॉल्व करना है। तो तुम्हारे पास अगर अलग कलर का पेन पेंसिल कुछ रहेगा ना तो साथ में रखना, हम लोग इसको आराम से सॉल्व करते हैं एंड समझते हैं। अच्छा, क्या है आदित्य आमरे, क्या वैल्यू आना चाहिए इधर? क्या वैल्यू आना चाहिए? 500 आना चाहिए। 500 तो 500, ये आदित्य आमरे 500 बोल रहा है, तो
500, अरे बराबर डिवाइड है ना, शेट में मल्टीप्लाई किया, इतना गलत, ठीक है 500, तो 500 रुपया आना चाहिए, ऐसा आदित्य आमरे बोल रहा है, ठीक है डन डन। एक काम करो, लाइन मार लो, वी हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, इसके साथ हमको क्या बनाने का है, एडिशनल बैंक अकाउंट, बैंक कैश अकाउंट, ठीक है, एक कैश एंड बैंक और एक गुडविल अकाउंट भी बनाओ, चलो कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक बैंक ही बनाओ, इधर खाली बैंक ही दिया है ना, तो बैंक अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट, दो हमारा वर्किंग नोट, ठीक है कर दो जरा फटाफट। तो मैं वो वर्किंग नोट है ना इधर ही बना देता हूँ, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट ऐसे ही बनाने का टी फॉर्मेट, लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, and second account will be goodwill account, goodwill account, debit credit। चलो तुम लोग भी बनाओ, मिलते हैं 5 मिनट में। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट, ऑल डेटर्स वर कंसिडर्ड गुड। तो डेटर का वैल्यू है 20,800 लेस आरडीडी 800 है। तो अगर तुमको डाउट है तो पहला मैं सॉल्व करता हूँ, तो बाद में फॉलो कर सकते। तो ऑल डेटर्स, एक मिनट थोड़ा स्पेस बढ़ाते हैं, ऑल डेटर्स वर कंसिडर्ड गुड, तो चलो मैं लिख देता हूँ इधर डेटर्स, इनर कॉलम में वैल्यू इज 20,800, 20,800 एंड जो मेरा आरडीडी है डैश आरडीडी, वो अभी आरडीडी हो गया डैश, ठीक है, ये जो मेरा आरडीडी है ये आरडीडी हो गया डैश, डैश मतलब जीरो, तो आरडीडी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा डेटर का वैल्यू इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। तो मेरा आरडीडी हो गया शून्य, तो मेरा लॉस हो गया कम, तो दिस इज प्रॉफिट फॉर मी। तो प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय आरडीडी अकाउंट एंड वैल्यू विल बी ₹800। इन केस ऑफ एनी डाउट तुम लोग डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है, बिल्कुल भी शर्माना मत, बिंदास पूछो। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट का इफेक्ट। Adjustment number 2, a contingent liability for compensation. This is known as unrecorded liability. So unrecorded liability will be recorded. So we will write it on the liability side, 900 and revaluation account के debit side. तो चलो balance sheet liability वहां पर हम लिखेंगे contingent liability. Contingent liability 900 and मेरा liability is increasing. So to contingent liability. To contingent liability account value 900। क्या आप लोग को contingent liability का मीनिंग मालूम है? आपको मालूम है contingent liability क्या होता है? किसी को पता है? ओके, नहीं पता है ना, तो मैं आपको खाली ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। contingent liability मतलब वो liability which is dependent on certain event which is not under my control। आप बोलो सर आपने क्या बोला, हमको ना कुछ समझ में नहीं आया, तो लेट मी एक्सप्लेन। अगर सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि अगला 5 मिनट में अगर बारिश गिरेगा ना, तो मैं आप सबको 1-1 लाख रुपया दूंगा, जस्ट एन एग्जांपल। अगर मैं बोलता हूँ कि सबको 1-1 लाख मिलेगा, नाउ मी पेइंग दिस 1 लाख टू यू ऑल इज डिपेंडेंट अपॉन सर्टेन फैक्टर। व्हाट फैक्टर? बारिश। अब ये जो बारिश है, ये बारिश इज नॉट अंडर माय कंट्रोल, मेरे बोलने पे बारिश थोड़ी होएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? मतलब ऐसे फैक्टर पे डिपेंडेंट है जिसका कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा जब रहता है ना कि मतलब कोई चीज होने के वजह से मेरा लायबिलिटी हो सकता है, ऐसा चीज को बोला जाता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। मतलब अगर अगला 5 मिनट में बारिश गिर गया तो मेरे को आप सबको 1-1 लाख रुपया देना पड़ेगा, तो वो मेरा तभी लायबिलिटी बनेगा। सबको समझा मैंने क्या बोला? मतलब अगर बारिश गिरा ही नहीं तो मेरा लायबिलिटी बनेगा ही नहीं। ऐसा टाइप ऑफ लायबिलिटी इज नोन एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्लियर है? सबको मालूम पड़ा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में क्लियर? क्लियर है क्या? सबको समझा गया? ओके ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो क्या हो गया तेरे को, क्या डाउट है? आरडीडी 800 रिवैल्यूएशन में कैसे आया? तू पढ़ा क्या एडजस्टमेंट? जो एडजस्टमेंट पढ़ा क्या? माइक ऑन करके बोल सकता है तू, जो एडजस्टमेंट पढ़ा क्या? सर मैंने नहीं पूछा। सर मैंने पूछा।
हाँ बोलना ही थे, क्या डाउट है? सर लेकिन जीरो आना चाहिए ना आरडीडी का अमाउंट, क्योंकि अरे आरडीडी जीरो तेरा किधर हो रहा है? बैलेंस शीट में तेरा आरडीडी जीरो हो रहा है, तो तेरा इधर असेट का वैल्यू देख, बैलेंस शीट में असेट का बाहर का वैल्यू कितना है? डेटर का असेट में बाहर का वैल्यू कितना है? 20,000। हाँ 20,000 है बराबर। अभी तेरा असेट का वैल्यू कितना है आफ्टर दिस एडजस्टमेंट? 20,800। हाँ तो तेरा असेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ ना? हाँ, कितने से इंक्रीज हुआ? 800 रुपये से। प्रॉफिट है कि लॉस है? हाँ प्रॉफिट है, हाँ। बस वही लिखा हूँ, ठीक है ओके चलो आगे। थैंक यू सर। यस यू आर वेलकम। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ मार्केट इन द मार्केट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अभी रुको टाइम प्लीज, पहला मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट है 30,000 का, इट वाज सोल्ड। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज बी केयरफुल, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट 30,000 इनर कॉलम, उसको मैं लिखूंगा इधर लेस सोल्ड 30,000। तो इसका मतलब मेरा नया बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू विल बी जीरो। तो मेरा इन्वेस्टमेंट दिख चुका है, फर्स्ट इफेक्ट गया। उसके बाद सर ये जो इन्वेस्टमेंट है मैंने प्रॉफिट में बेचा है, तो प्रॉफिट में बेचा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इज 3,000 रुपया। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट है सर, ये मैंने बेचा तो मुझे पैसा मिला है, पैसा मिला है तो जो मेरे वर्किंग नोट में बनाया हुआ है कैश एंड बैंक अकाउंट, इसमें जाके मैं लिखूंगा पैसा आ रहा है। तो पैसा आने का टाइम पे मैं डेबिट में लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मैं ऐसा शॉर्टकट यूज कर सकता हूँ बिकॉज इट इज माई वर्किंग नोट। यहाँ पर लिखूंगा 33,000। तो दीज आर द थ्री इफेक्ट्स। पहला बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगा, तो इसके लिए मैंने बैलेंस शीट से उसको उड़ा दिया, ठीक है, बैलेंस शीट से यहाँ पर उड़ा दिया। एंड उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मैंने रीवैल्यूएशन में रिकॉर्ड किया। एंड तीसरा इफेक्ट आएगा मेरा वर्किंग नोट में, दैट इज बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, बिकॉज 33,000 इज द अमाउंट दैट आई एम रिसीविंग, ठीक है। इन केस आपके पास अगर अलग कलर का पेन है तो प्लीज राइट इट यूजिंग द डिफरेंट कलर पेन ओनली, ठीक है। मेरे पास अभी फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन है खाली इसको हाईलाइट करने का, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आप लोग के पास अगर डिफरेंट कलर का पेन है तो इसको डिफरेंट कलर का पेन से ही लिखो, ठीक है, लिख लो सब लोग। एंड ये बैंक अकाउंट के डेबिट में हम लिखे रहे, कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग, इंतजार कर रहा हूँ तुम लोग का। कुछ भी डाउट है बिंदास पूछो, उसे सोचना मत सर को नहीं आया तो उनको बुरा लग सकता है, मेरे को बुरा नहीं लगेगा, बिंदास पूछो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 30,000 लेस सोल्ड 30,000, तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट में लिखो। एंड दूसरा पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखो। चलो आई होप इधर तक सबने लिख लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लोन्स वर पेड ऑफ। ये लोन्स वर पेड ऑफ, तो चलो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, ठीक है, बैलेंस शीट लायबिलिटी में यहाँ पर मैं लिखूंगा लोन। जरा ध्यान से आप प्लीज, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट, फिर तुम लोग कॉपी करना। बैंक लोन है तो मैं बैंक लोन ही लिखूंगा, सिर्फ लोन नहीं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बैंक लोन एंड द वैल्यू ऑफ दैट लोन इज 8,000। नेक्स्ट टाइम मैं लिखूंगा मैं लेस पेड 8,000। तो इफ मेरा बैंक लोन इज क्लियर तो मेरा नया बैलेंस शीट में बैंक लोन का वैल्यू कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा जीरो। यहाँ पर तुम नील डाल सकते हो या डैश मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो बैंक लोन डैश। सिमिलरली यहाँ पर भी बाहर तुम डैश डाल सकते हो, ठीक है। अभी बैंक लोन तुमने पे कर दिया मतलब सर जो मेरा बैंक अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट से मेरा 8,000 रुपया गया मतलब क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा यहाँ पर बाय बैंक लोन एंड वैल्यू इज 8,000। बिकॉज बैंक एंड कैश अकाउंट में क्या होता है, डेबिट में जब पैसा आएगा तो हम लिखते हैं एंड क्रेडिट में जब पैसा जाता रहेगा तभी लिखते हैं। तो ये मैंने कर दिया रिकॉर्ड, ठीक है। आई होप ये समझा सबको समझ में आया क्या? बैंक लोन रीपेड, बैंक लोन पेड, सबको समझा? ब्रिलियंट। चलो करो आगे मतलब ये सॉल्व कर लो जरा, ठीक
ठीक है, लिख लो। अलग कलर का पेन रहेगा तो लिखना अलग कलर का पेन से। बैंक लोन लेस पेड मतलब नया बैलेंस शीट में वैल्यू नहीं आएगा। अभी जब मैं बोलता हूँ ना कि नया बैलेंस शीट में वैल्यू नहीं आएगा, इसका मतलब नया बैलेंस शीट का ये आउटर कॉलम में वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, आउटर कॉलम का वैल्यू हम देखते हैं, इनर नहीं। इनर कॉलम इज कंसिडर्ड एज अ वर्किंग कॉलम, जहां पर आप प्लस माइनस जो भी करने का करने का। ये बाहर जो अमाउंट आता ना, इट इज कंसिडर्ड एज योर फाइनल वैल्यू। नहीं तो तुम बोले सर इधर आया तो है, अरे आया इधर नहीं, बाहर देखने का। ऐसा आता तुमको अचानक एग्जाम के पहले ना, अचानक भयानक कुछ भी याद आएगा, बोलेगा ये सर ने सिखाया नहीं था। तो ध्यान ध्यान थोड़ा ध्यान। तुम्हारे मन में जो भी डाउट आएगा ना एग्जाम से पहले, वो मैं तुमको आप भी बता दूंगा कि देख तेरे मन में ना ये आने वाला है। चलो डन, इजी, बैंक लोन कंप्लीटेड। आगे क्या बोल रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग वर डेप्रिसिएटेड 800, फर्नीचर 1100। सिंपल, अभी ये तो तुमको आना चाहिए, इज वेरी इजी। लैंड एंड बिल्डिंग 55,800 है। तो चलो असेट साइड में, तो यहाँ पर लिखो लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 55,800। नेक्स्ट लाइन में लिखो लेस डेप्रिसिएशन। लेस डेप्रिसिएशन 800, आउटर कॉलम 55,000। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट कि मेरा वैल्यू ऑफ असेट इज डिक्रीजिंग। सेकंड इफेक्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में इट इज लॉस फॉर मी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू लैंड एंड बिल्डिंग, और के कॉलम में 800। तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड है फर्नीचर 1100 से कम करो। फर्नीचर का वैल्यू है 16,000 रुपीज। तो फर्नीचर 16,000। नेक्स्ट लाइन में लेस डेप्रिसिएशन 1100, आर के कॉलम में 49। अगेन दिस डेप्रिसिएशन इज लॉस फॉर मी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाके मैं लिखूंगा टू फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट 1100 रुपीज। इजी, वेरी सिंपल। इसको अलग कलर से मत लिखो, ये बहुत बार आ चुका है एंड इट इज नॉट न्यू एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल ऑफ द फर्म वाज रेज्ड 15,000, इट वाज रेज्ड इन द बुक्स। अभी देखो हम लोग खाली 5,000 क्यों बढ़ा रहे? क्योंकि सर ऑलरेडी गुडविल का 10,000 है हमारे पास। तो वी विल ओनली रेज द जो रिमेनिंग वैल्यू, मतलब 15 में से 10 हटाओ, तो जो 5,000 है उसको हम रेज करेंगे। तो गुडविल रेज का जर्नल एंट्री हमने यहाँ लिखा था, दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है लोग? अनीता, सुनीता, कविता। तो पहला गुडविल अकाउंट के डेबिट में जाके हमको लिखना पड़ेगा। देखो गुडविल अकाउंट मैंने नीचे बनाया यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू अनीता, टू सुनीता, टू कविता। अभी आप बोलो सर ये क्या शॉर्टकट मार रहा है? ठीक है, अरे वर्किंग नोट है तो वर्किंग नोट में चलता है। ठीक है, तो अनीतास कैपिटल, तुम लेकिन पूरा लिखेगा तो बेस्ट है हो, सुनीतास कैपिटल एंड कवितास कैपिटल। तो ये 2,000, 2,000, 1,000। अभी देखो कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट में लिखा हमने, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाके हमको लिखना पड़ेगा बाय गुडविल। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाके हमको लिखना पड़ेगा बाय गुडविल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट अनीता के कॉलम में अनीता का फिगर, सुनीता के कॉलम में सुनीता का फिगर एंड कविता के कॉलम में कविता का फिगर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है क्या सबको? वेरी सिंपल। ठीक है, मैं एकदम इजीली बता रहा हूँ तुमको ताकि इसमें कभी कुछ डिफिकल्टी ना हो। लिख लो। तो एक गुडविल अकाउंट रेश का अगर तुमको एंट्री चाहिए तो देखो यहाँ पर हमने लिखा था गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनीता, सुनीता, कविता। 5,000 क्यों सर? क्योंकि इधर 10,000 ऑलरेडी है हमारे पास, तो वी हैव टू इंक्रीज टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5,000। अगर यहाँ पर 10,000 नहीं होता तो हम पूरा 15,000 ले लेते। अरे समझ में आया क्या सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में, ध्यान है ना सबका? ओके चलो, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा गुडविल वाला एडजस्टमेंट। आगे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, मतलब प्रॉफिट का हिस्सा, दैट इज 500 रुपया।
तो 500 रुपया हम कहाँ लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, एंड सिर्फ कविता को मिलेगा 500 रुपया, एंड इसको हम लिखेंगे बैलेंस शीट में भी प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट वैल्यू 500। कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में कि वो कौन सा एक आइटम था जो अगर एडजस्टमेंट में पूछा जाएगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में से माइनस करेंगे फ्रॉम द असेट साइड? लास्ट लेक्चर एंड उसका पहला लेक्चर में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था मैं, वो कौन सा एक आइटम है जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से माइनस करेंगे अगर एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तो? कौन था वो? क्या बात है साइज, सुपर। और लोग बोलो, क्या लगता है तुमको कौन था वो एक चीज जो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से माइनस करेंगे? ब्रिलियंट। तो सबको याद है सर वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है जो हमको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से डिडक्ट करना होता है। वेरी गुड। मैं सच्ची बोलूं ना तो तुम लोग बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, बस तुम्हें ना फोकस कंटिन्यू रखना, तुम्हारा लाइफ सेट है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट, द अमाउंट ड्यू टू कविताज एग्जीक्यूटर वाज पेड बाय एनईएफटी। ये हम अभी नहीं कर सकते, ये हमको करना होगा बाद में, ठीक है? बाद में करने से पहले हम लोग जरा एसेट साइड में जो जो बाकी है जरा इसको लिख देते हैं। प्लांट एंड बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, डेटर हो गया, बैंक बैलेंस। इसको हम एसेट में नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग जाके लिखेंगे वर्किंग नोट में, क्योंकि हमने वर्किंग नोट में बैंक का एक अलग अकाउंट यहाँ पर खोल के रखा है। तो वर्किंग पर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाल बीडी। सिमिलरली यहाँ पर भी आएगा टू बाल बीडी। गुडविल का वैल्यू 10,000 रुपीज, ठीक है? बैलेंस है ये। क्लियर क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? सिंपल, वेरी सिंपल। तो मेरा असेट साइड सर कंप्लीट हो गया। अभी जरा लायबिलिटी साइड उठाते हैं। तो अनीता, सुनीता, कविता तीनों का ये जो वैल्यू है कैपिटल का 40 40 20, ये हम जाके लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में यहाँ पर ऊपर फर्स्ट आइटम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अनीता का 40, सुनीता का 40, कविता का 20। कंप्लीट हो गया मेरा ये, देख के लिखना है, दैट्स इट। फिर क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल, ये दोनों विल फॉर्म पार्ट ऑफ माय लायबिलिटी। क्रेडिटर 30,000, बिल्स पेएबल 20,000। तो क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेएबल 2,000। 2,000 ही था ना? हाँ 2,000। तो क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल को भी मैंने लिख लिया, इजी। डन। देखो भूलना नहीं, एक एडजस्टमेंट बाकी है हमारा। कौन सा? ये लास्ट वाला। ये जो कविता का एग्जीक्यूटर है ना, उसको जो पैसा देने का है वो एनईएफटी से हम ट्रांसफर करेंगे, मतलब हमारा बैंक से जाएगा। इसको भूलना नहीं, ठीक है? चलो अभी मेरा सम हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको करता हूँ क्लोज, ठीक है? तो जरा मेरे को हेल्प करो प्लीज, कोई मेरे से आगे मत जाना, जरा ध्यान से सुनो और मेरे को हेल्प करो। देखो क्रेडिट साइड में वैल्यू आएगा 3,800 एंड यही वैल्यू ज्यादा है, तो 3,800। यहाँ पर इसका टोटल कितना आता है हमारा? 2,800। तो इसका मतलब सर यहाँ पर मुझे मिला प्रॉफिट। क्या लिखूंगा मैं? टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? अनीता, सुनीता एंड कविता। एंड ये तीनों लोगों में मेरे को ये 1,000 रुपया बांटना है। रेशियो क्या होगा? 2:2:1। 1000 डिवाइडेड बाय 5, दैट गिव्स मी 200। तो 200 इंटू 2, पहले वाले को मिलेगा 400 रुपया, दूसरे वाले को 400 रुपया एंड तीसरी वाले को 200 रुपया। पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में तुम लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये मैंने लिखा यहाँ पर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये पार्टनर्स कैपिटल में जाके हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके कॉलम में 400 रुपया, इसके कॉलम में 400 रुपया एंड इसके कॉलम में 200 रुपया। क्या इधर तक सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? क्या सबको क्लियर है इधर तक? वेरी क्लियर, ओके। अभी जरा ध्यान दो,
देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले है ना कविता को बंद कर देता है, मतलब कविता का अकाउंट बंद करता है। तो ये कविता का यहाँ पर क्रेडिट में टोटल इज 21,700। ठीक है, तो ये 21,700 एंड एक कविता ही है जो बेचारी मर गई। तो ये जो कविता का एग्जीक्यूटर्स है, तो 2 कविता's executors Kavita's executors loan account, executors loan account, and the value will be 21,700. Now please concentrate. ठीक है, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना। नॉर्मली सर हम लोग क्या करते थे, कविता का एग्जीक्यूटर ऐसा मिल गया ना, तो इसको हम लोग उठा के लिखते थे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट बोल के। लेकिन ये केस में हम ऐसा नहीं करेंगे। ये केस में हमने क्या डिसाइड किया कि कविता का जितना भी पैसा बनता है ना उसको तुरंत दे दो, उसका हिसाब किताब कर दो एंड उसका एग्जीक्यूटर को उसका पैसा दे दो। पैसा दे दो मतलब ये मेरा लायबिलिटी नहीं है, मैंने पे कर दिया, इसको पे कर दिया तो इसका मतलब ये जो बैंक अकाउंट मैंने बनाया ना, ये बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय कवितास लोन अकाउंट या कवितास एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट and value will be 21,700 rupees। क्या ये सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? अरे सबको समझा क्या? अभी तक का जितना भी सम किया था उसमें कभी बोला नहीं था वो लोग ने कि पे करो, उसमें हमेशा था कि वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेगा तो हमारा बैलेंस शीट लायबिलिटी में दिखेगा ना। लेकिन यहाँ पर उसने बोला लोन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करने का, उसका पेमेंट जो भी बचता है पूरा क्लियर कर दो कविता का पेमेंट। तो ये हमने कविता का पेमेंट क्लियर कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में गाय में उठा के तुमने लोन अकाउंट में डाल दिया ना उधर लायबिलिटी में, तो भी तुम्हारा सम टैली होएगा लेकिन तुम्हारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कविता का काम तमाम। अभी बचता है ये 2 अनीता एंड सुनीता, ये लोग का सिंपल है, जरा रुको मैं सॉल्व करता हूँ देन यू कैन कंटिन्यू। तो ये कितना है, अनीता का टोटल कम्स टू 42,800, 42,400 एंड इसका भी आता है 42,400। चलो वेरी गुड, दोनों का सेम है। तो ये 42,400, यहाँ पर भी 42,400। तो ये जो बैलेंस है ये हमारा जाएगा लायबिलिटी में टू बैलेंस कैरिड डाउन, 42,400, 42,400। ये जो बैलेंस है ये हम उठा के लिखेंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी। फर्स्ट आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सुनीता नहीं कौन कौन था वो पहली लड़की कौन थी, उसका नाम भूल गया, अनीता एंड सुनीता। अनीता सुनीता वैल्यू इज 42,400, 42,400 बाहर के कॉलम में 84,800। ठीक है, अभी मुझे बताओ अगर मैं इतने में अभी बैलेंस शीट टैली करूंगा तो क्या मेरा बैलेंस शीट टैली होगा? क्या मेरा बैलेंस शीट टैली होगा? यस और नो, बस इतना ही जवाब दो, ज्यादा नहीं चाहिए। क्या मेरा बैलेंस शीट टैली होगा? नहीं होगा, 100% नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर उधर 2 बने ना आपने, उसको क्लोज कभी करोगे आप? अरे ये 2 भी तो है, इसको करते हैं अपन क्लोज। चलो इसको खत्म कर देते हैं। बैंक अकाउंट देखो यहाँ पर डेबिट में टोटल कितना आ रहा है, 8 + 33 यूज मी कितना है 200। ठीक है, 8 + 33 इज 41,200। यहाँ पर भी 41,200। ओके, तो उसके बाद मुझे बताओ बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस व्हाट विल बी द बैलेंस अमाउंट? तो बैलेंस हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। वो वैल्यू कितना आएगा तुम ढूंढो, मेरे को बताओ। एंड उसके बाद सिमिलरली जो गुडविल है, गुडविल इसको भी हम क्लोज करेंगे एंड यहाँ पर आएगा उसका बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर वैल्यू 15,000 ही आएगा क्योंकि इसका टोटल भी 15,000 ही मिलेगा। तो ये गुडविल का बैलेंस एंड ये जो बैंक का बैलेंस है ये दोनों उठा के हम लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट में। यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक जो भी बैलेंस आया वो, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे गुडविल दैट इज 15,000। एंड जब तुम्हें बैंक का वैल्यू यहाँ पर डाल दोगे तुम्हारा बैलेंस शीट विल टैली। सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये जो मेरा बैलेंस है ये आता है 11,500। तो 11,500 उठा के मैं डालूंगा यहाँ पर 11,500।
तो अभी अगर हम चेक करते हैं क्या हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है, ठीक है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज का टोटल है 1,17,700 एंड असेट का टोटल है 1,17,700। तो ये हुई ना बात, 1,17,700 हमने सम कर दिया है टैली। कभी भी सम टैली नहीं हुआ ना तो सोचने का जरा कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, तो तुमको मिल जाएगा आंसर। लाइक देखो लास्ट क्लास में हम लोग ऐसे देखे, फिर मालूम पड़ा वो एग्जीक्यूटर का हमने लिखा नहीं, तो ऐसा थोड़ा दिमाग लगेगा ना और अच्छा प्रैक्टिस रहेगा ना, तुमको मालूम पड़ेगा ये देखिए इधर इधर वाला नहीं लिखा है। प्रैक्टिस नहीं रहेगा, तुम फर्स्ट टाइम जाके एग्जाम में सॉल्व करोगे तो तुमको लगेगा सब नया नया ही है, ठीक है। सिंपल सम, एनीवन हैज एनी डाउट? नो डाउट। कितने लोगों डाउट ने समझा सर? वेरी क्लियर, समझ में आ गया। देखो पिछले 1 घंटे से हम लोग एक ही सम कर रहे हैं, आई होप तुम सबको समझ में आ गया। वेरी गुड, समझ में आया तो जरा इसको कॉपी कर लो, लिख लो, ठीक है। मैं एक स्क्रीन रखता हूँ, आराम से लिख लेना। ये पार्टनर्स कैपिटल भी लिख लो। ये भी अगर हो गया रहेगा तो ये अपना बैलेंस शीट है। मुझे लगता है पार्टनर्स कैपिटल वगैरह तुम कर सकते हो। ये वर्किंग नोट रखता हो तुम लोग के साथ, वर्किंग नोट लिख के ले लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये हो गया तो एक सम और डिस्कस करते हैं एंड देन विल वाइंड अप दिस सेशन, एंड वो जो डाउट है उसको क्लियर कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलो इसका पहले वाला सम, जस्ट पहले वाला, ये तुम्हारा होमवर्क है, मैं इसमें तुमको सिर्फ एक एडजस्टमेंट समझा दूंगा कैसे करना है। तो इसका पहले वाला सम दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज नंबर 190। मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम है ना इसको ध्यान से रीड करो एंड देखो तुमको क्या समझ में आता है, ठीक है। आई एम गिविंग यू ऑल 2 मिनट्स का टाइम, एक बार फुल क्वेश्चन रीड करो, देखो तुमको कुछ समझता है क्या। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। राकेश, महेश, मुकेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है, डिस्कस करेगा मैं और तुमको दे दूंगा, यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन। मुकेश डाइड ऑन 30th of June। तो मुकेश मरने से पहले कितना टाइम काम किया? अप्रैल, मई, जून, 3 months। ठीक है, असेट्स फॉर रीवैल्यूड एज अंडर, प्लांट एंड मशीनरी 44,000 करो, प्रॉफिट है। मोटर कार 2,000 से कम करो, लॉस है। इन्वेस्टमेंट्स 1,000 कम हो गया, लॉस है। तो ये प्लांट एंड मशीनरी, ये प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हो गया, ये लॉस हो गया। ऑल डेटर्स वर कंसिडर्ड एज गुड। अभी वाला ये एडजस्टमेंट सेम जो हमने जस्ट प्रीवियस सब में डिस्कस किया, तो इट इज प्रॉफिट फॉर मी, क्योंकि मेरा आरडीडी 0। अभी आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 पे। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। ओके, तो नीचे देखो हमको लास्ट 5 year का वैल्यू देके रखा है 1 2 3 4 5। तो बोलते हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो इसका है ना जरा मैं वर्किंग यहाँ बनाता हूँ, तो तुम लोग मेरे को हेल्प करो, बस यही एडजस्टमेंट समझाने के लिए मैंने ये सम लिया हुआ। तो लेट्स कैलकुलेट। ये क्वेश्चन नंबर, क्या क्वेश्चन नंबर था? 2। क्वेश्चन नंबर 2 का वर्किंग। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का वर्किंग कर रहे हैं। तो पहला हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसा मिलेगा? क्या क्या वैल्यू है यहाँ पर? 6,000, 11, 7, 12, 24। 6,000 प्लस 11,000 प्लस 7,000 प्लस 12,000 प्लस 24,000 प्लस 12,000 प्लस 24,000 डिवाइडेड बाय 5। तो 6 plus 7, sorry, 6 plus 11 is 17, 17 plus 7 24, 24 plus 12 is 36, 36 plus 24 is 60, तो 60,000 divided by 5। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कम्स टू 12,000 रुपए। तो गुडविल क्या रहेगा? गुडविल विल बी एवरेज प्रॉफिट multiply by number of years of purchase। what is number of years of purchase? 2 times दिया इधर, तो मेरा goodwill is multiplied by 2, तो total goodwill of firm is 24,000। okay,
क्लियर है सबको? इधर तक समझ में, सबको समझ में आया क्या? अरे थम्स अप तो दो, समझ में? गुड, चलो आगे। नेक्स्ट क्या है, आगे क्या बोल रहा हूँ? नो गुडविल, ओके, तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, वैल्यूड मतलब तुमको गुडविल रेस करना है। एंड आगे बोल रहा है नो गुडविल अकाउंट शुड बी शोन इन द बुक्स, ओके। तो यहाँ पर क्या क्या करना है देखो जरा ध्यान से। तो हमको पहला तो गुडविल रेस करना है, तो हम लोग गुडविल रेस करते हैं। तो गुडविल रेस का एंट्री हमने सर अभी जस्ट पिछला इसमें सीखा था। तो गुडविल रेस का एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। तो ऑल पार्टनर में कौन कौन पार्टनर है? तो पार्टनरों के नाम में हमको मिल रहा है राकेश, महेश एंड मुकेश। राकेश, महेश एंड मुकेश, ठीक है। तो गुडविल है हमारा टोटल 24,000 का। तो राकेश रेशियो है 3:2:1, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 6, 24,000 डिवाइडेड बाय 6 गिव्स मी 4, तो 4 3s are 12, मतलब राकेश का 12,000, इसका 8,000 एंड इसका 4,000। तो ये हो गया मेरा गुडविल रेस का एंट्री। उसके बाद वो लोग ने तुरंत यहाँ पर क्या बोला है, नो गुडविल अकाउंट शुड बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। मतलब आप खाली गुडविल रेस करके छोड़ दोगे ना, तो आपका गुडविल अकाउंट है ना आपके बैलेंस शीट में दिखाई देगा। बोलते हैं बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट नहीं दिखना चाहिए, बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट नहीं दिखना चाहिए, तो आपको करना होगा गुडविल राइट ऑफ। तो गुडविल राइट ऑफ का एंट्री कब होता है? जब वो पार्टनर मर जाता है उसके बाद होता है। कौन मर गया? मुकेश मर गया। तो मुकेश मरने के बाद 2 जन बचेगा, राकेश एंड महेश, टू गुडविल अकाउंट। मतलब ये जो भी 24,000 का गुडविल है ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दोनों के बीच में। अभी सवाल ये उठता है सर रेशियो क्या रहेगा? फर्स्ट लेक्चर हमने सीखा था रेशियो 3:2:1, उसमें से मुकेश गया, ठीक है। रेशियो है 3:2:1, ये है राकेश का, ये है महेश का, ये है मुकेश का। मुकेश मर गया और नया रेशियो कुछ बोला नहीं, तो तुम्हारा न्यू रेशियो विल बी 3:2। मतलब ये जो 24,000 है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:2। क्या सबको ये मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला सबको समझ में आया क्या? जरा डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ मेरे को क्या वैल्यू आता है। डिस्ट्रीब्यूट करो एंड बोलो मेरे को क्या वैल्यू आ रहा है तुमको। डिस्ट्रीब्यूट करो और बताओ मुझे क्या वैल्यू आ रहा है। क्या ये वैल्यू आ रहा है क्या? क्या मैं सही हूँ? बस उतना बता दो, क्या ये वैल्यू आ रहा है? आया सबको ये वैल्यू? चलो तो देखो ये दो एंट्री हमको करना है, गुडविल रेस एंड गुडविल राइट ऑफ। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम ऐसा दो अलग अलग एंट्री मारो, पहला गुडविल रेस का एंट्री मारो फिर गुडविल राइट ऑफ का एंट्री मारो, या तुम लोग है ना इसका क्लब एंट्री भी मार सकते हैं। क्लब, क्लब समझता है? क्लब मतलब सर दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जोड़ के एक एंट्री मारो। देखो दोनों को कैसे जोड़ोगे तुम? इधर डेबिट में गुडविल है, क्रेडिट में गुडविल है, तो ये हो गया कैंसर, ठीक है। अभी ध्यान से कंबाइंड एंट्री 11 स्टैंडर्ड, डेबिट में ये कैंसल ये कैंसल। अभी क्रेडिट में देखो, क्रेडिट में जो राकेश है, क्रेडिट में राकेश का कितना है? 12,000 है। डेबिट में कितना है? 14,400 है। तो इसका मतलब डेबिट का वैल्यू ज्यादा है, तो राकेश क्या ना डेबिट बैलेंस रहेगा, तो यहाँ पर आएगा राकेश अकाउंट डेबिट 2,400, ठीक है। तो राकेश का काम खत्म हो गया। महेश, ध्यान दो, ध्यान में क्या बोल रहा हूँ। महेश का डेबिट में है 9,600, क्रेडिट में है 8,000। तो जब मैं दोनों को कट करूंगा तो महेश का डेबिट में बैलेंस बचेगा 1,600 एंड ये मुकेश क्रेडिट में है, तो यहाँ पर आएगा टू मुकेश अकाउंट 4,000। तो ये हो गया उसका कंबाइंड एंट्री,
ठीक है, या तो तुम इंडिविजुअल एंट्री मारो एक एक, या तो तुम ये कंबाइंड एंट्री मारो। अभी तुम बोले सर ये कंबाइंड एंट्री कैसे मानने का? ठीक है, देखो ये राकेश का अकाउंट एंड महेश का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाके तुमको लिखना पड़ेगा। देखो इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल है, ये देखो ये राकेश है, ये महेश है, ये इनका डेबिट है, तो इनका डेबिट में जाके आपको लिखना पड़ेगा मुकेश कैपिटल। देखो ये जर्नल एंट्री दिख रहा है क्या? डेबिट में जाके लिखना पड़ेगा ये वैल्यू एंड ये वैल्यू, ये मैंने इधर लिख दिया। सिमिलरली ये मुकेश का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो मुकेश का अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लोग जाके लिखोगे द अकाउंट्स दैट आर डेबिटेड, दैट इज राकेश एंड महेश। तो यहाँ पर देखो बाय राकेश बाय महेश 2400 1600, ये इसका जर्नल एंट्री है। या तो आप ये कंबाइंड मारो या तो अलग अलग मारो, दोनों का आंसर विल बी सेम। सबको समझा मैंने क्या बोला? बस ये एंट्री के लिए मैंने ये सम चालू किया था, वरना ये सम में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो या तो तुम कंबाइन मारो या तो अलग अलग मारो, दोनों का आंसर तुमको सेम ही आएगा। तो ये देखो ये मैं ऐसा स्क्रीन पे रख रहा हूँ, तुमको चाहिए तो है ना इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख दो, एक स्क्रीनशॉट लेके रख दो, ताकि तुम जब सॉल्व करोगे उस टाइम पे तुम्हारे पास तुम्हारे आंखों के सामने ये सोल्यूशन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जाते जाते एक एडजस्टमेंट बाकी है, उसको भी खत्म करते हैं वरना उसको बुरा लग जाएगा। मुकेश शेयर up to his death was on the basis of average profit of last 2 years. Last 2 years मतलब ये साल and ये साल, 4th and 5th year। तो लास्ट 2 years का एवरेज 24 प्लस ये क्या था 12 था ना, 24 प्लस 12 is 36, 36 का डिवाइड बाय 2 gives me 18,000। 18,000 मल्टीप्लाई बाय मुकेश कितना महीना जिंदा था? मुकेश था 3 महीना जिंदा, मल्टीप्लाई बाय मुकेश का रेट मतलब ये अपना शेयर ऑन प्रॉफिट क्या था 1/6, 1/6। तो तुमको कुछ आंसर आएगा एंड ये आंसर यू विल राइट इट इन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा एंड तुम्हारे बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। क्या ये सबको समझ में आया? क्या सबको समझा? वेरी सिंपल सम, ठीक है, क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। ओके, तो विद दिस हमारा ये जो चैप्टर है दैट इज डेथ ऑफ पार्टनर कम्स टू एन एंड। ठीक है, खत्म हो गया ये। इसके बाद वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2 चैप्टर्स, दैट इज एनपीओ एंड इशू ऑफ शेयर्स। अगर तुमने ये इतना अच्छे से कर लिया तो समझ जाओ कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में बीके में तुमको मिलेगा 100 on 100। ठीक है, स्कोरिंग 100 on 100 इज वेरी इजी। The only thing required is discipline and practice। ये दो करेगा तो आएगा, ये दो नहीं करेगा तो नहीं आएगा। वेरी सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, that's it my dear students, thank you so much।